से आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आता है। आपको 3 दिए हुए गए रहते हैं क्वेश्चन, सो एनी 2 आउट ऑफ 3 आपको कोई भी 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 2 into 4 मार्क्स यानी 8 मार्क्स के लिए आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में से है। स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। से फिक्स्ड कैपिटल is the capital which is used for buying fixed asset which are used for a longer period of time in the business। कोई भी फिक्स एसेट परचेस करने के लिए जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, उसके लिए जो कैपिटल यूज किया जाता है तो उसे क्या हम बोलेंगे, फिक्स कैपिटल। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके ऊपर से फिक्स कैपिटल कितना लगेगा वो डिपेंड करता है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 फैक्टर्स पूछे गए हैं। तो आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन में आपको जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है। 4 फैक्टर्स है तो कोई भी 4 फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हमने इससे पहले जो ये कवर किया है टॉपिक, उसमें पूरे के पूरे 12 पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए गए हैं, ऑलरेडी किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ टू द पॉइंट देखेंगे। ये क्वेश्चन में कितना जरूरी है उतना ही हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टेट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फर्स्ट पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस। सो बिजनेस का नेचर कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड टू एक्वायर फिक्स एसेट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जिसे कुछ प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। हैवी मशीनरी है, फैक्ट्री है, प्लांट बनाना है, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। पब्लिक यूटिलिटीज है जैसे ट्रांसपोर्ट है, तो उनको भी, इलेक्ट्रिसिटी है, उनको भी क्या लगेगी, फिक्स कैपिटल के लिए ज्यादा फंड लगेगा। वाइल ट्रेडिंग बिजनेस may नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स एसेट। जो ट्रेडिंग बिजनेस है, बाइंग एंड सेलिंग, होलसेलर के पास से परचेस कर रहा है और डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो रीसेलिंग में, ट्रेडिंग बिजनेस में जो डील करते हैं उनको ज्यादा फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको प्रोडक्शन नहीं करना है। सेकेंड वन, साइज ऑफ बिजनेस। ऑफकोर्स साइज ज्यादा होगी तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, कम होगी तो कम लगेगा। सो वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेटअप टू कैरी ऑन अ लार्ज स्केल ऑपरेशन, its fixed capital requirement is likely to be high. So if large scale operation, ज्यादा स्केल पे बिजनेस है, बिजनेस का स्वरूप बहुत बड़ा है, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। बिकॉज मोस्ट ऑफ their प्रोडक्शन प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। सी स्कोप ऑफ बिजनेस। सी there are business firms which are formed to carry on a production or distribution on a large scale. Such business would require more amount of fixed capital. अगर सपोज स्मॉल एरिया में ही बिजनेस है तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, पर स्कोप बिजनेस का बहुत बड़ा है, ज्यादा है, तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। एंड डी, एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, यानी रेंट पे कितना लिया हुआ है बिजनेसमैन ने या लीज के ऊपर कितना लिया हुआ है फिक्स एसेट, तो उसके ऊपर भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी। सो इफ एंटरप्रेन्योर डिसाइड्स टू एक्वायर असेट्स ऑन अ लीज और ऑन अ रेंटल बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड और फॉर फिक्स एसेट विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। यानी अगर रेंट के ऊपर फिक्स कैपिटल लिया हुआ है, असेट ली हुई है, तो ऑफकोर्स फिक्स कैपिटल की जरूरत कम लगेगी। यानी फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, बिल्डिंग अगर खुद कंस्ट्रक्ट की हुई है, खुद की बिल्डिंग है, ओन है, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट उनको ज्यादा रही होगी कंस्ट्रक्शन के वक्त। वही वो बिल्डिंग अगर रेंट के ऊपर ली है तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी GDR। तो ये चैप्टर 2 में से है क्वेश्चन। हमने GDR ADR देखा है, तो यहाँ पे GDR यानी क्या वो पूछा हुआ है। सी व्हाट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच अ कंपनी लोकेटेड इन अ डोमेस्टिक कंट्री
issues one or more of its share or convertible bonds outside the domestic country. से हमारे जो शेयर्स है इन इंडिया, तो शेयर्स आर लिस्टेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. बट जो फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंडियन कंपनी के शेयर्स है वो फॉरेन कंट्री में भी लिस्ट हो सकते हैं, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंजेस में, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में. तो कभी कभी क्या होता है, अगर इंडियन कंपनी लिस्ट नहीं हो पाई डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो इनडायरेक्टली लिस्ट होती है, इनडायरेक्टली यूजिंग एडीआर, जीडीआर. सो जीडीआर ये क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट in which a company located in a domestic country issues its shares or bonds outside the domestic country. B. The issue of GDR is one of the most popular way to tap the global equity market. A company can raise foreign currency funds by issuing equity shares in a foreign country. जैसे अगर कंपनी इंडिया में पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, शेयर इश्यू करना चाहती है, उसी तरह से अगर फॉरेन कंट्री में से फॉरेन करेंसी फंड्स अगर कंपनी रेज करना चाहती है तो कंपनी क्या कर सकती है? जीडीआर इश्यू कर सकती है. इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर्स टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी एंड दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज जीडीआर टू इन्वेस्टर्स अगेंस्ट दिस शेयर्स. जहाँ पे कंपनी क्या करती है, इंटरमीडियरी जो है डिपॉजिटरी रहते हैं, डिपॉजिटरी बैंक, उनके थ्रू जीडीआर इश्यू करती है. द जीडीआर रिप्रेजेंट fixed number of shares and this GDR are then sold to people in foreign country. The GDR is traded like regular shares only. They are listed on a stock exchange and the prices fluctuate depending on demand supply. जैसे शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती है as per the demand supply in stock market, बस उसी तरह से इसकी भी प्राइस क्या होती रहती है? फ्लक्चुएट होती है. And the exchanges on which GDR is traded are, कौन से एक्सचेंज पे जीडीआर ट्रेड होते हैं? तो लाइक लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, NASDAQ दुबई, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज. ओके, तो यहाँ पे जीडीआर क्या कर सकती है? कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकती है. अगर डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो यूएसए में, कंपनी यूएसए में ट्रेड करती है तो उसे बोलते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन अ कंट्री अदर देन यूएसए इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो आप एसपी के प्लेलिस्ट में आप जाके चैप्टर 2 में से आप अगर देखोगे, कंटिन्यू वीडियो है वहां पे, तो वहां पे आपको एडीआर और जीडीआर का जो वीडियो डाला हुआ है तो वो आप देख सकते हो. नाउ सी चैप्टर थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड्स. स्टेट द फीचर्स ऑफ बॉन्ड, सेम चैप्टर 2 में से है. सो बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी. बॉन्ड ये ओनर्स फंड है क्या? नहीं, तो आउटसाइडर से बोरोड फंड है, सो इट इज अ डेट सिक्योरिटी. इट इज अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट. एंड बॉन्ड इज अ लोन. बॉन्ड ये क्या है? एक तरह का लोन है. तो जिसके पास से भी पैसा बोरो किया है, उनको बॉन्ड दिया हुआ है, तो उनको कंपनी को क्या देना होगा? कंपनी क्या देगी उन लोगों को? बॉन्ड होल्डर को इंटरेस्ट देगी. द होल्डर ऑफ द बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन एंड ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. सी ही इज नॉट अ ओनर बट ही इज अ creditor, so he gets fixed rate of interest. Now what are the features of bonds? Question क्या पूछा है? State the features of bonds. So what are the features of bonds? First one, nature of finance. So it is a debt finance. It provides long term finance. Bond से जो पैसा मिलता है वो क्या है? long term finance है. Bond can be issued for a longer period, that is 5 years, 10 years, 20 years, even 50 years. So it is a long term finance. Second, status of a bond holder. What is the status of bond holder? So the bond holders are creditors. They are the creditors, and since they are creditors and not owners, they are not entitled to participate in general meeting like equity shareholders who are the owners of the company. So they are not owners, so they are not allowed to participate in general meeting. They have no voting right, and hence we can say that they have no participation right in the management of the company. Third, return on bond. What is the return on bond? उनको यानी उन्होंने जो पैसा दिया हुआ है कंपनी को,
इतने सालों के लिए, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर या 50 ईयर्स, तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा? सो द बॉन्ड होल्डर गेट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इट इज पेएबल एट अ रेगुलर इंटरवल और ऑन द मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड. फोर्थ, रीपेमेंट. Bond have a specific maturity date on when the principal amount is repaid. Principal amount जितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो principal amount वो उनको वापस कब मिलती है? तो स्पेसिफिक जो भी मैच्योरिटी डेट डिसाइड की रहती है उस मैच्योरिटी डेट पे उनको उनका पैसा क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिलता है. सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम चैप्टर 3. ओके, what is book building method? What is book building method? So now what is book building method? ये हमने methods of issue of shares जो है public offer, offers to existing equity shareholder, उसमें हमने देखा हुआ है first public offer, public issue और public offer of shares. उसमें IPO, FPO देखा है हमने and उसमें ही देखा था that company can use 2 pricing methods to offer shares to the public. One is fixed price issue method. Okay, fixed price issue method where price is fixed when the shares are offered to the public and it is stated in the prospectus. Okay, and the second method is book building method. Now what is book building method? Let's see. Under this method the issuer company determines the number of shares and the issue price at which its shares will be sold by bidding process. यहाँ पे कंपनी कितने शेयर्स इशू करने हैं और इशू की प्राइस कितने में सोल्ड करना है शेयर, कितने में बेचना है शेयर, वो कंपनी पहले ही डिसाइड नहीं करती है जैसे फिक्स प्राइस इशू मेथड में डिसाइड करती है. पर यहाँ पे प्राइस डिसाइड होती है बाय बीडिंग प्रोसेस. एक तरह का ऑक्शन हम बोल सकते हैं, एक तरह का लीलाव हम बोल सकते हैं. बीडिंग होती है वहाँ पे. तो कंपनी जो बीडिंग रहती है वो क्या रेट में बीडिंग होती है, तो वहां पे एक रेट कंपनी डिसाइड करती है. सी सेकेंड पॉइंट, कंपनी इश्यूज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी एक तरह का इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस जिसमें कंपनी ने प्राइस ही मेंशन नहीं की हुई है शेयर्स की, तो उसे क्या बोलते हैं? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. क्योंकि कंपनी को ही पता नहीं है क्या रेट में शेयर्स इश्यू करे हम, तो वहां पे कंपनी क्या करती है? इश्यू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विच कंटेन्स प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड कंपनी आस्क इन्वेस्टर्स ओनली टू बिड ऑन इट. तो जो प्राइस रेंज, ज्यादा एक प्राइस और एक कम वाली प्राइस, ऐसे कंपनी एक प्राइस देती है, उसके बीच में बिड करना रहता है. तो वो प्राइस को क्या बोलते हैं? लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज अ फ्लोर प्राइस. जमीन की प्राइस, नीचे की प्राइस है, लोअर एंड है, उसे क्या बोलेंगे? फ्लोर प्राइस. while the highest end is called as a cap price और सीलिंग प्राइस. कैप हम सर के ऊपर पहनते हैं, सीलिंग यानी छत यानी ऊपर का एंड, हाईएस्ट एंड. तो हाईएस्ट एंड प्राइस को क्या बोलेंगे? कैप प्राइस. यह हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स में भी देखा है क्वेश्चन बैंक के. तो कंपनी एक ये रेंज दे देती है फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस, जिसके बीच में इन्वेस्टर्स को क्या करना है? बिड करना है. So the final price at which the shares are offered to the investors is called as a cut-off price. जो final price decide होती है उसे बोलते हैं cut-off price. Okay? So bidding is kept open for 5 days and the bid along with the application money is to be submitted to the lead merchant bankers called book runners who enters the bid in a book. 5 दिनों के लिए bidding open रहता है और जिसको भी ये बिड में हिस्सा लेना है और एप्लीकेशन मनी देना है तो वो बिड एप्लीकेशन मनी के साथ लीड मर्चेंट बैंकर्स जो है उन्हें देते हैं. वो लोग बुक में एंट्री करते हैं एंड आफ्टर बिडिंग इज ओवर कंपनी फिक्स कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस जो कंपनी को सुटेबल लगती है एट विच ऑल शेयर्स कैन कंपनी ऑफर फॉर सेलिंग. देन कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस. जो पहले प्रोस्पेक्टस रहता है वो रेड हेरिंग और अभी कंपनी एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करती है विच कंटेन द फाइनल प्राइस. ओके, एंड द बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर अ पब्लिक इशू दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ. जब आईपीओ यानी स्टॉक एक्सचेंज में जब कंपनी अपने शेयर्स लिस्ट करती है, इनिशियली पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर ऑफर करती है, जब कंपनी को कंफ्यूजन रहता है क्या प्राइस पे शेयर इशू करे या बाद में फर्दर पब्लिक ऑफर, जब पब्लिक को कंपनी ऑफर करती है शेयर तब कंपनी कौन सी मेथड यूज करती है?
बुक बिल्डिंग मेथड, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, जैसे राइट इश्यू है, बोनस इश्यू है, प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को शेयर्स देना है ESOS से, ESPS से, तो वहां पे तो क्या है, प्राइस फिक्स रहती है कंपनी की। तो पर जब पब्लिक को ऑफर करती है कंपनी शेयर, तो कंपनी कौन सी मेथड यूज करती है, बुक बिल्डिंग मेथड। सो ये हमने 4th क्वेश्चन देखा जो चैप्टर 3 में से है। उसके बाद 5th क्वेश्चन, ये भी चैप्टर 3 में से है। स्टेट द जनरल प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अभी ये भी हमने डिटेल में देखा हुआ है, प्रोसीजर देखे, बाद में प्रोविजन और कंडीशन देखिए फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। उसमें एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन देखा है, एक तो जनरल प्रिंसिपल देखा है। ओके, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में हमने 8 पॉइंट देखे हुए थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, जनरल प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये आपको जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, कंपनी हैज टू फुलफिल जनरल प्रिंसिपल्स और रूल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो वहां पे आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। ओके, ये 5th क्वेश्चन चैप्टर 3 में से हम देख रहे हैं, आंसर इन ब्रीफ क्वेश्चन। सो सी, व्हेन अ कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन applicant based on the application submitted, it is called as allotment of share। allotment of share यानी क्या, जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, देती है, इनको देती है, तो जिन्होंने एप्लीकेशन दिया हुआ है तो उसे क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो हम उसमें से अलॉटमेंट में से हम जनरल प्रिंसिपल देख रहे हैं। जनरल प्रिंसिपल्स आर रूल्स दैट अ कंपनी मस्ट फॉलो इन एडिशन टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कौन से हैं जनरल प्रिंसिपल? फर्स्ट, प्रॉपर अथॉरिटी। The board of directors or the allotment committee set up by the board has the authority to allot the shares। ये क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन है? जनरल प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है, इश्यू करती है, तो उसके जनरल प्रिंसिपल, जनरल गाइडलाइन क्या है? एक तो है स्टेट्यूटरी प्रोविजन जो कंपनी एक्ट 2013 के हैं, उसके अलावा ये क्या है, जनरल प्रिंसिपल है, जनरल गाइडलाइन है। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए टू अलॉट द शेयर्स। तो हमने प्रोसीजर देखा है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो आपको रिड्यूस सिलेबस में नहीं है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में एक पॉइंट था, अपॉइंट करनी है अलॉटमेंट कमेटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो अलॉटमेंट कमेटी सेटअप की है, उनको अथॉरिटी रहती है टू अलॉट द शेयर्स। सेकेंड पॉइंट, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। ऑफ कोर्स हमने ऊपर देखा, अलॉटमेंट का मतलब ही है जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको ही शेयर्स अलॉट करने हैं। तो ये जनरल प्रिंसिपल है, जनरल गाइडलाइन है। अ कंपनी कैन अलॉट द शेयर्स ओनली इफ इट हैज रिसीव्ड अ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर शेयर्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट ने रिटर्न एप्लीकेशन दिया है, एप्लीकेशन किया है शेयर के लिए, उनको ही कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स अलॉट कर सकती है। थर्ड पॉइंट, रीजनेबल टाइम। As per the act, allotment shall be done within 60 days of receipt of application money। जैसे ही एप्लीकेशन मनी मिलता है तो उससे लेकर 60 दिनों के अंदर, यानी नियरली 2 मंथ में अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ओके, यानी यहाँ पे एक टाइम लिमिट दिया हुआ है, ऐसे नहीं है एप्लीकेशन मनी मिला है और हम कंपनी वाले 4, 5, 6 महीने लगा रहे हैं शेयर्स अलॉट करने के लिए, ऐसे नहीं है। तो ये जनरल गाइडलाइन है कि अलॉटमेंट 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। फोर्थ पॉइंट, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल अलॉटमेंट। तो जो भी शेयर्स अलॉट करने हैं उसके लिए कुछ कंडीशन नहीं चाहिए, अनकंडीशनल अलॉटमेंट होना चाहिए। शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म्स एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, प्रोस्पेक्टस देख के उन्होंने एप्लीकेशन किया है शेयर्स के लिए कि क्या प्राइस में है, तो जो देख के उन्होंने, यानी जो हमने देखा है और जो उन्होंने जिसके लिए डिमांड किया है, तो उसी टर्म, उसी कंडीशन में शेयर्स अलॉट करने चाहिए। उसमें वापस कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, यानी दिखाया कुछ और बेचते वक्त कुछ अलग तरह से ही बेचा, ऐसे नहीं करना है।
नो चेंज इन द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट और न्यू कंडीशन कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यानी जो प्रोस्पेक्टस में जिस तरह से दिया है, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फॉर्म में भर के देख के जो भरा हुआ है, बस उसी तरह से क्या करना है, अलॉटमेंट करना है। और 2 पॉइंट है। 5th पॉइंट, कम्युनिकेशन। See, company has to inform the applicant that shares have been allotted to him by sending a letter of allotment or allotment advice। यानी अलॉटमेंट तो कर रही है कंपनी, तो जिनको, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है सबको उतने सभी शेयर्स मिलेंगे, किसी को नहीं भी मिल सकते, किसी को प्रो राटा बेसिस पे, यानी सपोज 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उनको 50 शेयर ही मिले, किसी ने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कुछ भी नहीं मिले हैं। तो कंपनी को ने क्या करना है, एप्लीकेंट को जिनको भी शेयर्स अलॉट हुए हैं उनको एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजना है, जो हमने इसी बाद में जो चैप्टर है लेटर राइटिंग के, उसमें ये लेटर हमने देखा हुआ है। तो वो लेटर सेंड करना है। दिस लेटर्स गिव ऑल डिटेल of number of shares allotted, amount of allotment money to be paid etc। उसमें ये सब डिटेल्स रहेगी कि कितने शेयर्स दिए हैं कंपनी ने एप्लीकेंट को और आगे जाके अलॉटमेंट मनी कितना देना है, वो सब डिटेल्स उसमें कम्युनिकेट करेगी कंपनी एप्लीकेंट को। 6th पॉइंट, अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन और वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ। यानी जो शेयर कंपनी अलॉट कर रही है तो उसकी वजह से कोई दूसरे नियम है, कानून है, लॉ है, उसका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। अ कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स बाय वायोलेटिंग, यानी ब्रेक नहीं होने चाहिए कोई और लॉ और कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉज। फॉर एग्जाम्पल्स, शेयर्स कैन नॉट बी अलॉटेड टू अ माइनर। जैसे शेयर्स, किसी एप्लीकेंट ने शेयर्स अप्लाई किए और वो माइनर है, तो कंपनी उनको शेयर्स नहीं दे सकती है। तो जो भी दूसरे रूल्स है, कानून है, वो कंपनी को नहीं तोड़ने हैं। ओके, तो ये हमने 5th क्वेश्चन देखा। नर्सी 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, वो भी चैप्टर 3 में से है। स्टेट द कंटेंट ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के कंटेंट क्या क्या है, उसमें क्या क्या रहता है। तो अभी आपको कंटेंट तो बहुत शॉर्ट में दिए हुए हैं, तो आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना है कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, शेयर सर्टिफिकेट इज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। वो क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। कौन इश्यू करता है, इश्यूड बाय अ कंपनी, विच इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स। यानी सपोज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, तो मेरे पास क्या प्रूफ हो सकता है कि हाँ मेरे पास इतने इतने नंबर के शेयर्स है, कंपनी के इतने शेयर्स है, तो उसका एविडेंस क्या हो जाता है, तो शेयर सर्टिफिकेट। इट इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, सेकेंड पॉइंट, if any dispute about membership arises, the share certificate will be held as a evidence, okay, and not the entries in the register of member। जब होल्डर शेयर परचेज करता है तब उनका नाम किस में जाता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में जाता है। पर अगर सपोज कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, किसी ने बोला कि हाँ ये शेयर्स हमारे हैं, तो वहां पे एज ए एविडेंस, एविडेंस क्या रहेगा, तो शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट में नाम रहता है, कितने शेयर्स लिए हुए हैं, वो सब डिटेल्स उसमें रहती है। तो अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ अबाउट मेंबरशिप, तो वहां पे शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज एविडेंस। थर्ड पॉइंट, कंपनी हैज टू इश्यू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट सबको देना है, सभी जिसको भी कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, एज वेल एज आगे जाके अगर शेयर ट्रांसफर हुए तो ट्रांसफरीज on transfer of shares, and it is issued on partly or fully paid up shares. Fourth one, share certificate should be in form SH1 as prescribed under the company share capital and debentures rules 2014। जो स्पेसिफिक फॉर्म दिया हुआ है SH1, तो उसी फॉर्म में रहना चाहिए। अभी एक्चुअल आपको क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो पहले हमने ब्रीफ आइडिया दिया व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट। Now following are the contents of a share certificate। क्या रहता है उसमें, तो नेम ऑफ द कंपनी,
देन CIN दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो 21 डिजिट का नंबर रहता है. देन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस. सेकेंड वन फोलियो नंबर यानी नंबर ऑफ पेज of shareholders register on which details of shareholder is recorded, that is folio number. Then share certificate number. Then name of the member. nature of share, कौन सा शेयर है भाई, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, तो उसमें टाइप है. नेचर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स है, एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ द शेयर्स. इट इज इन द केस ऑफ आई थिंक फिजिकल, राइट, फिजिकल शेयर्स जब रहेंगे तब डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स. अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, शेयर्स के ऊपर कितना पैसा दिया है, कितना अनकॉल्ड है, कितना बाकी है. कॉमन सिल इफ एनी, एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी. तो ये पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा. अभी लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. ये चैप्टर 5 में से है. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन, स्टेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. चैप्टर 5 जो दिया हुआ है डिपॉजिट, उसमें से क्वेश्चन, स्टेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन कलेक्ट बाय वे ऑफ डिपॉजिट. तो ये भी हमने पूरा देखा हुआ है चैप्टर 5 में. टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, उसमें फर्स्ट टर्म था अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, सेकंड पीरियड ऑफ डिपॉजिट, नो डिमांड डिपॉजिट. इस तरह से टोटल वहां पे हमने नियरली कितने पॉइंट्स देखे हुए थे टर्म्स एंड कंडीशंस में, 20 पॉइंट्स देखे हुए थे. तो वहां पे 20 पॉइंट्स में से ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, दैट स्टेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन कलेक्ट बाय वे ऑफ डिपॉजिट. सो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चैप्टर 5 का जो प्लेलिस्ट में वीडियोस है उसमें आप देख सकते हो. सी स्टूडेंट, व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे के क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. वो पूरा एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर का ऑलरेडी दिया हुआ है. तो अगर आपको डिटेल में जानना है और या कोई कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो रही है यहाँ पे, तो आप वो रेफर कर सकते हो, दैट्स इट. तो 7 क्वेश्चन हम देखते हैं. तो पहले आप डिपॉजिट क्या है वो आप शॉर्ट में लिख सकते हो. डिपॉजिट्स आर अ सोर्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द कंपनी. स्टूडेंट, इससे पहले हमने देखा बॉन्ड ये क्या रहता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस रहता है. तो यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट्स आर द सोर्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर द कंपनी. Deposits can be accepted by the company from public, from directors or its members. It is also a loan taken by the company, and the amount of deposit that different types of companies can collect by way of deposits are as follows. तो क्या है, फर्स्ट आपको क्या पूछा है, डिफरेंट अलग अलग टाइप की कंपनी जो है तो वो कितना अमाउंट कलेक्ट कर सकती है. जैसे प्राइवेट कंपनी कितना, पब्लिक कंपनी कितना, गवर्नमेंट कंपनी कितना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कितना है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. तो फर्स्ट इसमें दिया है प्राइवेट कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स not more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserve. तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, ये रूल है. इतना ही क्या कर सकती है कंपनी, डिपॉजिट से फंड एक्सेप्ट कर सकती है. तो वो एज इट इज आपको ध्यान में रखना है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, which should not be more than 100%. However, certain class of private companies as specified by the Companies Act can accept deposit more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserve. तो कुछ क्लास की जो कंपनी है वो कर सकती है, तो वो आपको इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो हमें भी डिटेल में नहीं जाना है. बी, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी. उसी चैप्टर में हमने देखा था, एक तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी रहती है, एक तो नॉन एलिजिबल कंपनी रहती है. तो ये अदर देन एलिजिबल कंपनी यानी नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो कितना एक्सेप्ट कर सकती है. सो दिस कंपनीज कैनॉट नहीं कर सकती है, कैनॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट exceeds 25%
ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, ओके, वो मेंबर्स से कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट, अप टू 25%, सिर्फ 25%, 25% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, कैन नॉट एक्सेप्ट मोर देन 25%, यानी कितना कर सकते हैं वो, अप टू 25%। नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी के बाद आती है बारी एलिजिबल पब्लिक कंपनी की। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनीज कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स एंड आल्सो फ्रॉम द पब्लिक। जो नॉन एलिजिबल है वो सिर्फ मेंबर्स के पास है, और जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो मेंबर्स और पब्लिक दोनों के पास से एक्सेप्ट कर सकती है। तो कितना एक्सेप्ट कर सकती है, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स, एंड फ्रॉम द पब्लिक से कितना, अप टू 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। सी आगे की लाइन आपको सेम टू सेम ध्यान में रखनी है हर जगह के पे। परसेंटेज कितना परसेंटेज वो सिर्फ याद रखो, परसेंटेज ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, ये मेंबर के पास है 10%, पब्लिक के पास है 25%, नॉन एलिजिबल है वो 25%, और प्राइवेट कंपनी है वो कितना, 100% ऑफ इट्स एग्रीगेट। आगे की लाइन सेम है, सिर्फ आपको परसेंटेज वो ध्यान में रखना है। और जो गवर्नमेंट कंपनी है, दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ओके, पब्लिक से कितना, नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। 35% से ज्यादा नहीं कर सकती, यानी कितना कर सकती है, सिर्फ 35%। ओके, तो ये हमने 7 क्वेश्चन देख लिया है। स्टेट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज कैन कलेक्ट बाय वे ऑफ डिपॉजिट, चैप्टर 5 का। अभी 8, 9, 10, 11, 12 और 13 सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं क्वेश्चन बैंक से, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।